हेलो एवरीवन, हमने पिछले सेशन में कवरेज किया था अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स फॉर सीए फाइनल अप टू इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। इस सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बचे हुए हमारे सारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स एंड देन कस्टम्स एंड एफटीपी के अंदर कुछ छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं, उनका हम डिस्कशन ले लेंगे। पहले डिमांड्स एंड रिकवरी के चैप्टर पे चलते हैं, जहां पर हम कई समय से बार बार कह रहे हैं एक नया सेक्शन आया है 74A। ये नया सेक्शन 74A क्या है, इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, पूरा लॉ देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां क्या ऐड किया गया है। बचे हुए जो चैप्टर है ऑफेंसेस, पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, अपील, रिवीजन, इसमें तो कुछ छोटे मोटे अपडेट्स हैं, थोड़े रेलेवेंट है बट छोटे मोटे अपडेट्स हैं। यानी मेन अपडेट हमारा जीएसटी में अब डिमांड्स एंड रिकवरी का बचता है। देखो, अगर आपको सेक्शन नंबर 73 और 74 आता है तो 74A समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 74A बेसिकली 73 और 74 को कंसोलिडेट कर दिया गया है। यानी कि अभी तक जो दो सेक्शन हुआ करते थे कि इफ द रीजन इज नॉट फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो उस केस में 73 लगेगा। एंड इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड या सप्रेशन या विलफुल मिसस्टेटमेंट, तो उस केस में 74 लगेगा। गवर्नमेंट हैज फाइनली रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि ये दो सेक्शन लिखने से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे, कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं, लिटिगेशंस बढ़ा रहे हैं। एंड देयर बाय चीजें यूनिफॉर्म करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, आसान करने के लिए, लिटिगेशंस कम करने के लिए इन्होंने नया सेक्शन बना दिया 74A। यानी 73 और 74 अब इतिहास हो जाएंगे एंड 74A आपका मेन सेक्शन होगा। सर 73 74 भी आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि कोई भी नोटिस अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 73 और 74 में आएगा, एंड कोई भी नोटिस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स सेक्शन नंबर 74A के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। एक्चुअली में 74A में सिर्फ टाइमलाइंस को यूनिफॉर्म कर दिया, इकट्ठा एक साथ ले आए और कुछ टाइमलाइंस वगैरह अपडेट कर दी। बाकी 74A में तो अभी भी बाइफर्केशन होगा, अदर देन फ्रॉड वाले केस, फ्रॉड वाले केस वो अभी भी रहेगा, लेकिन एक ही सेक्शन के अंदर उसकी शो कॉज नोटिस एंड एडजुडिकेशन ऑर्डर कि टाइमलाइन कंसिस्टेंट हो गई। यानी कि अब वो टाइमलाइन अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी, ऑफिसर सेक्शन 74 का नोटिस भेज देता था ऑन द अजम्पशन कि ये इंटेंट टू इवेड का केस है, फ्रॉड का केस है, एंड देन उसके बाद उसके डिमांड ऑर्डर आ जाने पे जो टैक्स पेयर है वो उसे लिटिगेशन में लेके जाता था। लिटिगेशन में ले जाने के बाद ये साबित हो जाता था अगर कि हाँ ये तो फ्रॉड का केस था ही नहीं, ये इंटेंट टू इवेड था ही नहीं, तो देन वो ऑर्डर को रिवाइज और मॉडिफाई करना पड़ता था एज पर सेक्शन 75 विद इन 2 इयर्स बाय द ऑफिसर, और उसे 73 का बनाना पड़ता था। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती थी, जिसके लिए हम क्लास में एक सर्कुलर भी पढ़ते थे कि अगर 74 का नोटिस ही 2 इयर्स 9 मंथ्स शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर 3 इयर्स की अगर बात बना होगा 74 में, क्योंकि 74 में तो टाइम पीरियड 4 इयर्स 6 मंथ्स एंड 5 इयर्स होता है हमारा, तो बाद में जब उसे 73 बनाने जाओगे तो वो 73 बन ही नहीं पाएगा, वो पूरा का पूरा केस नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिनली जब 74 का इशू किया तो 74 की टाइमलाइन के हिसाब से आपने सही इशू किया, बट वो 74 का होना ही नहीं चाहिए था, वो तो होना किसका चाहिए था 73, एंड देयर बाय पूरी प्रोसीडिंग ही नल एंड वॉइड हो जाती थी। ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज हो रहे थे, एंड देयर बाय गवर्नमेंट डिसाइडेड कि चलो 73 74 को हिस्ट्री बना देते हैं और 74A कंसोलिडेटेड बना देते हैं, जिसमें पेनल्टीज लगाते वक्त तो अभी भी यही होगा कि अदर देन फ्रॉड की पेनल्टी अलग है और फ्रॉड की पेनल्टी अलग है, लेकिन वो जो शो कॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर भेजने की टाइम लिमिट है वो दोनों के लिए सेम कर दी और नई टाइम लिमिट तैयार कर दी। यानी 73 में आप क्या पढ़ते थे सर, 2 इयर्स 9 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या डेट ऑफ एरनस रिफंड एज द केस में भी शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए, एंड 3 इयर्स फ्रॉम दैट डेट्स आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर आ जाना चाहिए। 74 में आप क्या पढ़ते थे, 4 इयर्स 6 मंथ्स में शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए एंड 5 इयर्स में आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर आ जाना चाहिए। इन दोनों टाइमलाइंस को कंसिस्टेंट करके सेक्शन नंबर 74A में एक नई टाइमलाइन बना दी है, चाहे फ्रॉड का केस हो या अदर देन फ्रॉड का केस हो। एंड इसी वजह से 75 जो एक सपोर्ट सेक्शन था 73 और 74 के लिए, वहां हर जगह अपडेट कर दिया जहां जहां 73 74 लिखा था विद 74A। यानी 75 के जो अपडेट्स हैं वो खाली आपके चीजों को सुधारने के लिए जो क्लैरिफिकेटरी अपडेट्स है वही हैं, बाकी मेन सेक्शन तो आपको 74A रीड करना है। तो यहां हमने सब कुछ रिप्रोड्यूस करके दिया है जो भी अपडेट हुआ, पर मैं सीधे पहले 74A रीड करने जा रहा हूं।
It has been incorporated by Finance Act number 2 2024 so as to provide determination of tax not paid, short paid, erroneously refunded, input tax credit wrongly availed or utilized. वही cases for any reason pertaining to financial year 24-25 onward. It also provides for the same limitation period for issuing demand notices and orders in respect of demand from financial year 24-25 onwards, irrespective of whether the charges are for fraud, willful misstatement or suppression of facts that are invoked or not, while keeping a higher penalty for fraud, suppression of facts or willful misstatement. तो पेनल्टी में तो अभी भी हम भेदभाव करेंगे नेचुरली, लेकिन अब हम शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर की टाइमलाइन और प्रोसीजर में कोई भेदभाव नहीं करेंगे. देखो पहले 73 74 रिवाइज कर लो, फिर 74A सुनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको लगेगा खाली सर मैं अपडेट्स ही सुन रहा हूं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो स्ट्रक्चर और कंटेंट वही है. जैसे कि 73 74 में आपको पता है पहले शो कॉज भेजना पड़ता है, फिर ही डिमांड ऑर्डर यानी एडजुडिकेशन ऑर्डर भेज सकते हो. शो कॉज नोटिस के अंदर जो अमाउंट्स बताई होगी उन अमाउंट से ज्यादा का डिमांड ऑर्डर नहीं बना सकते. आपने शो कॉज नोटिस में ग्राउंड्स मेंशन किए होने चाहिए, और अगर नए ग्राउंड्स आ जाते हैं तो उस केस में आपको नया शो कॉज नोटिस देना होगा. लेकिन अगर उन्हीं ग्राउंड्स के आपको किसी और पीरियड का भी कोई कंटेंट मिल गया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो उसके लिए अलग से शो कॉज देने की जरूरत नहीं है. खाली एक स्टेटमेंट भी इशू करोगे तो स्टेटमेंट को शो कॉज नोटिस मान लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ग्राउंड सेम होने चाहिए, चाहे फिर वो किसी और टैक्स पीरियड के हो या उसी टैक्स पीरियड के हो, से फर्क नहीं पड़ता. एंड शो कॉज नोटिस भेजने की एक टाइम लिमिट होगी और फिर एक डिमांड ऑर्डर यानी एडजुडिकेशन ऑर्डर बनाने की टाइम लिमिट होगी. फ्रॉड के केसेस होंगे तो आपका पेनल्टी अलग होगा, अदर देन फ्रॉड के केस होंगे तो पेनल्टी अलग होगा. वही रहने वाला है. साथ साथ पढ़ लेते हैं 74A. याद रखना एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स तो ही 74A. अगर अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो 73-74 का बाइफर्केशन चलता रहेगा. यानी 73-74 स्टेल थोड़ी हो गए. आज भी डिपार्टमेंट 73 या 74 का नोटिस भेज सकता है इफ इट इज विथ रिगार्ड टू डिमांड्स ऑफ अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो 74A में क्या लिखा है? Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where ITC has been wrongly availed or utilized, he shall serve a notice. Show cause notice हो गया on the person who has not paid, short paid or has been erroneously refunded or wrongly availed or utilized ITC, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest and penalty as per the provisions of this act. तो एक शो कॉज भेजा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि बताओ आपसे इतनी वसूली क्यों ना की जाए टैक्स की, इंटरेस्ट की और पेनल्टी की. ये पहले आपको एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा इफ द टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously रिफंडेड और आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड. एक इंपॉर्टेंट प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी इशूड. ऐसा प्रोविजो सेक्शन 73 74 में नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन 74A में डाला गया है. If the tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or ITC has been wrongly availed or utilized in a financial year is less than 1000 rupees. 1000 रुपए से कम का कोई शो कॉज नोटिस आपको नहीं भेजा जाएगा. ध्यान रखना जब हम 1000 रुपए कह रहे हैं तो हम CGST की बात कर रहे हैं. आप ये बात जानते हैं इन सारे चैप्टर्स के अंदर अगर आप CGST प्लस SGST कह रहे हो तो डबल हो जाएगा, या IGST कह रहे हो और IGST का डिमांड है तो वो भी डबल हो जाएगा. वो नेचुरल है, वो हर जगह हम जानते हैं इस बात को. तो 1000 रुपए तक, 1000 रुपए से कम का अगर कोई शो कॉज भेजना होगा तो डिपार्टमेंट नहीं भेजेगा. ऐसी कोई लिमिट सेक्शन 73 74 में नहीं है, 74A में एग्जिस्ट करती है. ये नई बात डाली गई है, तो दिस इज अ न्यू डिस्कशन ऑल टुगेदर. तो ये तो शो कॉज आ गया. अब क्या बोला है? ही शैल इश्यू द शो कॉज नोटिस विद इन 42 मंथ्स. नया टाइम पीरियड 42 मंथ्स के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आना चाहिए. यानी अभी तक आप पढ़ते थे 2 years 9 months और 4 years 6 months फॉर 73 एंड 74 रिस्पेक्टिवली. अब सर एक कॉम्बो टाइम लिमिट है एंड दैट इज 42 months, यानी 3 years 6 months बोल सकते हैं. 42 months इज 3 years 6 months. 36 महीने आपके 3 साल हो गए और 6 महीने, यानी 42 months के अंदर अंदर आ सकता है. कहां से? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या ITC रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड है, या 42 months फ्रॉम द डेट ऑफ erroneous refund इफ द केस इज ऑफ erroneous refund. वो कंटेंट सेम है, कहां से गिनना है उसमें कोई फर्क नहीं है, बट गिनना 42 months है. अब फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग शो कॉज नोटिस वेयर अ नोटिस हैज बीन इशूड फॉर एनी पीरियड द प्रॉपर ऑफिसर में सर्व अ स्टेटमेंट. ही में सर्व अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टैक्स नॉट पेड वगैरह वगैरह फॉर सच पीरियड अदर देन दोज कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1.
अगर आपने शो कॉज भेज दिया और उसके अंदर कुछ टैक्स पीरियड्स कवर नहीं किए और बाद में आपको कुछ और कंटेंट या एविडेंस मिल गया, तो उस केस में आप बाकी पीरियड्स के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट भेज दें, शो कॉज भेजने की जरूरत नहीं है। ऑन द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स, सच सर्विस ऑफ स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ नोटिस, उसे नोटिस का ही सर्विंग मान लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो ग्राउंड्स रिलाई किए गए थे वो क्या होने चाहिए, सेम। यू ऑलरेडी नो दिस, 73-74 में ये बात आपने पढ़ी होती है। द पेनल्टी इन केस where tax has not been paid, short paid वगैरह वगैरह for any reason other than fraud या by reason of fraud, तो अब सेक्शन के अंदर ही बाइफर्केशन हो गया। अदर देन फ्रॉड में क्या, फ्रॉड में क्या, जो सर सेम है। अदर देन फ्रॉड में क्या लिखा है, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, उसमें कोई अपडेट नहीं है। यानी कि अदर देन फ्रॉड में इट इज 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। अदर देन फ्रॉड में सेक्शन 73 में आप यही पढ़ते हैं। And in case of reasons of fraud, it shall be equivalent to the tax. That is 100% of tax. That is the amount of penalty. 74 में आप यही पढ़ते हैं, तो कंसोलिडेट कर दिया। पहले तो बता दिया इतना पीनल एक्शन लेंगे, और इंटरेस्ट तो सर सेक्शन 50 के हिसाब से ही चलता है ना, वो तो 50 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जब तक पे नहीं कर दोगे आप, तब तक 18% के हिसाब से आपका ब्याज चलता रहेगा। और आपको ध्यान होगा 73-74 में हम कहते थे, जब सेक्शन 50 पढ़ते थे, कि अगर प्रोसीडिंग कमेंस हो गई और फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ग्रॉस पे ही पे करना पड़ेगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट नहीं आता है, ग्रॉस पे आता है, क्योंकि 73-74 की प्रोसीडिंग कमेंस हो गई। सेम टू सेम बात हमने जब सेक्शन 50 पढ़ा था, रूल 88B, जब अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने 74A भी वहां ऐड कर लिया था कि 74A की प्रोसीडिंग कमेंस हो गई तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे ही होगा, आईटीसी लेस करने के पहले। द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर कंसीडरिंग रिप्रेजेंटेशन, सुनवाई का मौका देने के बाद, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इशू एन ऑर्डर, तो पहले सुनवाई की जाएगी शो कॉज नोटिस के बाद, और फिर एडजुडिकेशन ऑर्डर रेज किया जाएगा। अब एडजुडिकेशन ऑर्डर कितने समय में रेज करना है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। नई बात, नया टाइम पीरियड, जिस भी दिन शो कॉज नोटिस इशू किया होगा वहां से 12 महीने के अंदर अंदर एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू किया जाएगा। तो पहले कैसे पढ़ते थे आप, सर 2 इयर्स 9 मंथ्स और 3 इयर्स दोनों ओरिजिनल डेट से देखते थे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर दैट रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर। अब ऐसा नहीं है, अब आप रिस्पेक्टिव एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से सिर्फ शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड देखते हैं, दैट इज 42 मंथ्स में आ जाना चाहिए, और जिस भी दिन आया होगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस से 1 ईयर के अंदर अंदर डिमांड ऑर्डर आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रोविजो डाला है, और क्या बोला है कि इफ ही इज नॉट एबल टू इश्यू द ऑर्डर विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 1 साल में अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कमिश्नर या ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर जिसका रैंक कम से कम जॉइंट कमिश्नर लेवल का होना चाहिए, या तो कमिश्नर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर जिसका रैंक कम से कम जॉइंट कमिश्नर का होना चाहिए। सर ऑथोराइजेशन तो कमिश्नर ही देगा, लेकिन ऑथोराइजेशन देगा भी किसको, कम से कम जॉइंट कमिश्नर लेवल के पर्सन को देगा, यानी जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट नहीं चलेगा। हैविंग रिगार्ड टू द रीजंस, अगर रीजंस हैं टू रिकॉर्डेड इन राइटिंग बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, यानी वो 1 साल खत्म होने के पहले, extend the said period by a maximum of 6 months, यानी 1 year plus maximum of 6 months। तो जिस भी दिन शो कॉज नोटिस इशू हुआ होगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस से 1 साल के अंदर अंदर, पर अगर 1 साल में नहीं आ पाया ड्यू टू एनी रीजंस, तो दैट रीजंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, एंड प्रॉपर ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से या ऑथोराइज्ड पर्सन से जिसे कमिश्नर ने ऑथोराइज किया है, जो पर्सन कम से कम जॉइंट कमिश्नर लेवल का होगा, और 1 ईयर एक्सपायर होने के पहले ही एक्सटेंशन लेनी होगी, और ये एक्सटेंशन मैक्सिमम 6 महीने की मिलेगी, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ्स का टाइम हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, अगर एक्सटेंशन मिल जाता है तो ये तो डिपार्टमेंट के लिए है कि डिपार्टमेंट एक्सटेंशन देके आपको ऑर्डर रेज करके दे सकता है। द पर्सन चार्जेबल विथ एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड वगैरह वगैरह, अदर देन रीजन ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड का केस नहीं है और वो बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि शो कॉज नोटिस आया उससे पहले आपने वॉलंटरली पे कर दिया टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओन असर्टेनमेंट, या तो खुद पता करके या फिर प्रॉपर ऑफिसर से पूछताछ करके, एंड प्रॉपर ऑफिसर को क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया इन राइटिंग, ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन यू शैल नॉट सर्व एनी नोटिस और स्टेटमेंट एज द केस मे बी। अगर आपने सामने से ही पे कर दिया टैक्स और इंटरेस्ट, तो आपको फिर शो कॉज नोटिस या शो कॉज नोटिस जैसा जो स्टेटमेंट भेजते हैं वो नहीं भेजेंगे। पे द सेड टैक्स along with interest payable within 60 days of the issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all proceedings shall be deemed to be concluded।
आपके लिए बात नई नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको पता चली होगी कि सर आप 30 डेज जहां पढ़ते थे उसकी जगह 60 डेज कर दिया गया है 74A में। आप क्या पढ़ते थे 73 में, 73 के लिए पढ़ा रहा हूं ये मैं, बिकॉज अदर देन रीजन ऑफ फ्रॉड पढ़ा रहा हूं कि अगर शो कॉज नोटिस इश्यू होने के पहले या शो कॉज नोटिस इश्यू हो जाने के बाद, लेकिन शो कॉज नोटिस इश्यू जाने के 60 डेज में अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट सामने से भर देते हैं तो उस केस में आपसे हम कोई पेनल्टी नहीं मांगेंगे और सारी प्रोसीडिंग्स डीम टू हैव बीन कंक्लूडेड मानेंगे। जब हम कहते हैं सारी प्रोसीडिंग्स डीम टू हैव बीन कंक्लूडेड मानेंगे तो ये बात आपने पढ़ी होती है 132 को छोड़ के, यानी 132 का जो प्रोसिक्यूशन है वो तो हो ही सकता है, 132 को कंक्लूडेड नहीं मानते, बट बाकी जितने भी आपके पीनल प्रोविजंस हैं या रिकवरी के प्रोसीजर्स हैं या डिमांड के प्रोसीजर्स हैं वो सब अबेट हो जाएंगे, वो सब रुक जाएंगे, उनमें से कुछ भी कंटिन्यू नहीं होगा एक्सेप्ट सेक्शन 132। ये बात आप 73 और 74 में भी पढ़ते ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 30 डेज की जगह यहां क्या कर दिया गया 60 डेज फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड। इफ द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड की वजह से है, बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस एंड पे द अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, अ पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 15%। अगर शो कॉज नोटिस के पहले पे कर दोगे तो भी पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, लेकिन 15% ऑफ टैक्स देनी पड़ेगी 100% की बजाय, और इन्फॉर्म कर दो ऑफिसर को तो वो आपको उतने अमाउंट के लिए नोटिस नहीं भेजेगा, या फिर आप 25% ऑफ टैक्स पेनल्टी भर दो विद इन 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, 30 डेज की जगह 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, या आप पेनल्टी 50% भर दो विद इन 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर। सर यही सेम टू सेम अमाउंट्स आपने 74 में पढ़ी है, अमाउंट्स अभी भी सेम है, लेकिन वो 30 डेज ऑफ शो कॉज या 30 डेज ऑफ डिमांड ऑर्डर की जगह 60 डेज ऑफ शो कॉज और 60 डेज ऑफ डिमांड ऑर्डर कर दिया। मतलब अगर शो कॉज नोटिस के पहले कर देते हो तो 15% ऑफ टैक्स इज योर पेनल्टी, विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस करते हो तो 25% ऑफ टैक्स इज योर पेनल्टी, एंड आफ्टर 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस करते हो बट विद इन 60 डेज ऑफ डिमांड ऑर्डर का कम्युनिकेशन कर देते हो तो देन इट इज 50% ऑफ टैक्स। और अगर सर आफ्टर 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर करोगे तो 100% ऑफ टैक्स, जैसा हमने कहा था वही रहने वाला है। वहीं अदर देन फ्रॉड के केसेस में हमने क्या बोल दिया कि शो कॉज के पहले करते हो या शो कॉज के विद इन 60 डेज करते हो तो पेनल्टी ही नहीं लेंगे, और अगर शो कॉज के 60 डेज के बाद करते हो तो कभी भी करो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिचएवर इज हायर की पेनल्टी लेंगे। आपको पता चला होगा इसमें कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ 30 डेज की जगह दोनों जगह 60 डेज कर दिया गया है। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन कि अमाउंट जो आपने पे किया वो शॉर्ट पे किया तो बाकी अमाउंट के लिए तो वो नोटिस भेजेगा ना आपको, तो आपको शो कॉज आने के पहले आपने कुछ पे कर दिया लेकिन जितना करना था उतना नहीं किया तो बाकी के लिए शो कॉज नोटिस आएगा। फिर एक बात दी है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 8, अगर ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर अंदर आपने टैक्स पे नहीं किया एंड दैट इज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स, तो उस केस में पीनल प्रोविजंस 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिचएवर इज हायर लगाए ही जाएंगे। फिर आपने बिफोर शो कॉज किया हो या विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात आपने सेक्शन 73 में पढ़ी होती है कि सेल्फ असेस्ड टैक्स में हम आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं देते। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो थी आपकी उसके 30 डेज में पे नहीं किया तो आपके ऊपर पीनल एक्शन लिया जाएगा, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। ये सेम बात हमने सेक्शन 73 में पढ़ी होती है। और एक सर्कुलर के थ्रू सेल्फ असेस्ड टैक्स का मतलब समझा होता है कि जैसे जीएसटीआर 1 में दिखाया बट 3B में नहीं दिखाया तो उसे सेल्फ असेस्ड टैक्स माना जाएगा और वो ड्यू डेट के 30 डेज में पे कर देना, नहीं तो पीनल एक्शन फिर होगा ही। भले शो कॉज नोटिस के पहले पे कर दो या विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस पे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्लियर किया है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। एक्सप्लेनेशन 2 डाले हैं और ये आपके पढ़े हुए हैं। जब हमने कहा ऑल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड हो जाएगी तो सिर्फ 132 कंक्लूड नहीं हुई होगी, एंड जब मेन पर्सन के लिए प्रोसीडिंग इंक्लूड हुई होगी तो जो सेकेंडरी पार्टी होती है जिनको हम 122 और 125 में पीनल करते हैं उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग कंक्लूडेड मानी जाएगी। ये भी पहले से था 73-74 में। और सप्रेशन का क्या मतलब होता है वो डेफिनेशन भी आपको पता है, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स, जब आपको डिक्लेयर करना था या फिर जब आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई तो भी आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसे हम सप्रेशन कहते हैं। दिस इज योर सेक्शन 74A। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक जो सरकार के ऑफिसर अजम्पशन बेसिस पे 74 भेज देते थे कि देखा जाएगा और बाद में उसको 73 बना देंगे, अब ऐसा नहीं होगा। अब 74A में ही आएगा, 42 मंथ्स और 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, ऐसा ही होगा। लेकिन अब सरकार मटेरियल एविडेंस देगी और बताएगी कि फ्रॉड का केस है तो फ्रॉड की पेनल्टी इसी टाइमलाइन में, नहीं तो फ्रॉड नहीं है तो रेगुलर पेनल्टी इसी टाइमलाइन में। अगर आपको फ्रॉड के हिसाब से भेजा गया 74A और बाद में जाके वो अदर देन फ्रॉड का केस निकला अपेलेट प्रोसीडिंग में, तो उस ऑर्डर को रिवाइज कर दिया जाएगा और पेनल्टी उस हिसाब से कर दी जाएगी कि अदर देन फ्रॉड होता सेक्शन 74A में तो क्या होता।
ये बात सेक्शन 75 में अपडेट कर दी गई है। यानी इसके अलावा जो अपडेट्स हुए हैं वो सारे सेक्शन 75 के हैं, जो मैंने आपको यहां रिप्रोड्यूस करके दिए हैं। बट ऑनेस्टली आप इन्हें रीड नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ हर जगह जहां 73 74 लिखा था उसकी जगह 74A डाल दिया गया है। जैसे कि आप 75 में क्या पढ़ते थे कि अगर स्टे लग गया तो 73 74 का जो टाइम पीरियड है वो जितने समय स्टे लगा होगा बाय कोर्ट ऑर्डर वो पीछे टाइम पीरियड में ऐड कर दिया जाएगा। सेम बात 74A के लिए डाल दी गई और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप 73 74 के लिए पढ़ते थे कि अगर कोई शो कॉज भेजना है या डिमांड ऑर्डर भेजना है बट डिपार्टमेंट इसलिए नहीं भेज पा रहा क्योंकि इस सेम केस में या किसी और पर्सन के केस में इसी मुद्दे पे अगेंस्ट में इनके खिलाफ ऑर्डर गिरा हुआ है एपेलेट अथॉरिटी में और इन्होंने अपील किया हुआ है एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो द टाइम विच इज स्पेंड बिटवीन द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ एपेलेट अथॉरिटी टिल द टाइम देयर इज अ डेट ऑफ डिसीजन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो टाइम पीरियड पीछे ऐड कर दिया जाता है 73 में 74 में और 74A में। ऐसे ही आपने पढ़ा होता है कि 74 के नोटिस के बाद पता चलता है कोर्ट प्रोसीडिंग में कि ये तो 73 में होना चाहिए था, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो ओरिजिनल इशू किया गया था वो सब 73 का किया गया था। ऐसे ही अब 74A में क्या होगा कि 74A में आपको फ्रॉड के हिसाब से भेज दिया था, बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर कवर हुआ कि नहीं ये तो फ्रॉड वाला नहीं, ये तो अदर देन फ्रॉड है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि हमेशा से ये अदर देन फ्रॉड वाला ही केस था। और जो आपको अब डिमांड ऑर्डर भेजा जाएगा, नया डिमांड ऑर्डर, बिकॉज एपेलेट के बाद आपको डिमांड ऑर्डर भेजा जाएगा विद इन 2 ईयर्स, जो भेजा जाता है वो अदर देन फ्रॉड की पेनल्टी के हिसाब से भेजा जाएगा। वही सारी बातें, कुछ भी नया नहीं। यहां आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को रिप्रोड्यूस करके दिया है और हर जगह जहां 73 74 था उसके अंदर 74A डाल दिया गया है। तो आप इसे सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे, इनफैक्ट गो थ्रू नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। दैट इज अवर अपडेट ऑफ डिमांड एंड रिकवरी। हमने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हर अमेंडमेंट में किया है, पीछे आपको पूरा कंटेंट सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहां सब कुछ एक समरी फॉर्मेट में बना दिया है आपके लिए आसान करने के लिए। याद रखना 74A में नई बातें क्या है, नई बातें, मर्जर हो गया दोनों सेक्शन का, एप्लीकेबल है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड, 1000 रुपए से कम का टैक्स है CGST, तो कोई नोटिस डिमांड ऑर्डर नहीं भेजा जाएगा बाय द डिपार्टमेंट। टाइम पीरियड यूनिफॉर्म हो गई, 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ आरएनएस रिफंड एज द केस में भी शो कॉज आ जाना चाहिए और शो कॉज के बाद 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज डिमांड ऑर्डर आ जाना चाहिए और उसे 6 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है इफ देयर आर रीजंस बिफोर एक्सपायरी ऑफ दैट 1 ईयर। एंड जो पेनल्टीज है वो सब सेम है, सिर्फ 30 डेज के अंदर जो हम टाइम पीरियड पढ़ते थे सेक्शन 73 74 में उसकी जगह 60 डेज कर दिया गया है। बाकी सब वैसे का वैसे ही रहने वाला है, कुछ और फर्क नहीं पड़ेगा। पहले डिपार्टमेंट जो 74 में अजम्पशन बेसिस पे भेज देता था और वो अजम्पशन बेसिस पे नहीं मटेरियल एविडेंस के साथ भेजेगा कि हमने फ्रॉड का केस क्यों बनाया है, और फ्रॉड का नहीं है यानी मटेरियल एविडेंस नहीं है, सिर्फ टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड है, तो अदर देन फ्रॉड का 74A के अंदर नोटिस आपको भेज दिया जाएगा। ये हमारा डिमांड एंड रिकवरी का अपडेट हो गया। एक समरी चार्ट बना के दिया हुआ है कंपैरिजन पर्पस के लिए, ताकि आपके लिए अगेन इजी हो जाए कि बिफोर फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्या है एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स क्या है। डन। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या हुआ है, एक सेक्शन आप पढ़ते हैं 122(1)(b। यहां एक छोटा सा एरर था, ड्राफ्टिंग एरर बोल सकते हैं, उसको ठीक कर दिया है। 122(1)(b में आपने क्या पढ़ा होता है, आपको याद दिलाऊं तो आपने यहां पढ़ा होता है कि अगर कोई ईसीओ अपने थ्रू किसी ऐसे पर्सन को गुड्स सप्लाई करने देता है जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया है और वो वैलिडेशन नहीं किया है अपने पैन वगैरह का, जो आपने पढ़ा होता है ना रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि अगर किसी पर्सन को गुड्स की सप्लाई करनी है थ्रू ईसीओ तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना तो मैंडेटरी नहीं है, बट उसे कॉमन पोर्टल पे डिक्लेरेशन देना होता है, कुछ कंडीशंस मीट करनी होती है और जैसे ही उसका थ्रेशोल्ड हिट होता है उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर किसी ईसीओ ने अपने थ्रू किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई करने दी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गुड्स की सप्लाई करने के बावजूद और डिक्लेरेशन भी नहीं दिया कॉमन पोर्टल पे, तो उसे 122(1)(b के अंदर बुक किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपने उसने डिक्लेरेशन दिया था पर आपने उसको इंटर स्टेट सप्लाई करने दी तो भी आपको 122(1)(b में बुक किया जाएगा। और अगर आपने उसकी डिटेल्स जीएसटीआर 8 में फर्निश नहीं की भारत सरकार को, जो जीएसटीआर 8 टीसीएस वाला हम अगले महीने की 10 तारीख तक भरते हैं, तो भी आपको 122(1)(b में बुक किया जाएगा। ये बात आप जानते हैं, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। यहां इन्होंने लिखा था एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर इन्होंने रियलाइज किया कि यहां पर ये वाला कंडीशन तो एवरी ईसीओ पे नहीं लगेगा, उस ईसीओ पे लगेगा हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि गुड्स की बात की जा रही है ना, तो गुड्स के केस में तो एवरी ईसीओ कवर ही नहीं होगा, क्योंकि सर्विसेज के केस में 9(5) लगता है, तो उस ईसीओ की तो हम यहां बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए इन्होंने ऐड क्या कर दिया, एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52
और उसने ये 3 गलतियां की तो उस पर पेनल्टी लगेगी ऑफ 10,000 रुपीज और अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स विच एवर इज हायर। तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगाई जाएगी। खाली ये जो बात हाईलाइट की उतनी बात ऐड कर दी गई है और कुछ भी नहीं किया गया है। हमने नीचे सिंप्लीफाई करके दिया है, अलाउज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू मेक सप्लाई, अलाउज इंटरस्टेट सप्लाई या फेल्स टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स। तो 10,000 और टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। अब पहले सब पे लगता था वेदर दे वर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस और नॉट, और अब उन्हीं पे लगता है वो आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। ये अपडेट कर दिया गया। एक दूसरा छोटा सा अपडेट और क्या किया गया सेक्शन 127 में, ये अपडेट अगेन क्लैरिफिकेटरी अपडेट है। सेक्शन 127 में आप पढ़ते हैं कि कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं भी हुई है, सेक्शन 62 की, 63 की, 64 की, 73 की, 74 की, 129 की, 130 की, तो भी पीनल एक्शन लिया जा सकता है। यहां 74A भी जोड़ दिया। दैट्स इट। ये तो कई जगहों पे किया गया है, वही अपडेट यहां भी किया गया है। ये हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। देन एडवांस रूलिंग का डिस्कशन आता है। इसमें कोई अपडेट नहीं है, देखो सिर्फ अगेन वो 74A वाली बात को यहां पर भी ऐड कर दिया गया है। जैसे क्या पॉइंट में आप एडवांस रूलिंग में क्या पढ़ते थे कि आपने एडवांस रूलिंग ली तो आपने सब कुछ करेक्टली डिस्क्लोज किया होना चाहिए, कुछ फ्रॉड व्रॉड नहीं किया होना चाहिए, मिस स्टेटमेंट नहीं किया होना चाहिए, सप्रेशन नहीं किया होना चाहिए। अगर आज आगे जाके कभी भी पता चला कि आपने ऐसा किया होगा तो एडवांस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको कहा जाता था जिस दिन एडवांस रूलिंग दी गई होगी, जिस भी दिन, और फिर जिस दिन इसे वॉइड एब इनिशियो घोषित किया गया उसमें जितना समय बीता होगा वो समय आपके 73 और 74 की टाइम लिमिट निकालते वक्त पीछे ऐड कर दिया जाएगा। तो वहां 74A भी डाल दिया गया है, वही अपडेट कि भाई 74A के अंदर भी वो जो टाइम लिमिट आपका जितना समय वहां बर्बाद हुआ होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच एडवांस रूलिंग वाज गिवन टिल द डेट व्हेन द एडवांस रूलिंग वाज डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो, उसका जो टाइम पीरियड होगा बोथ डेज इंक्लूसिव, उसे पीछे आपको 74A की टाइम लिमिट जो अभी हमने पढ़ी 42 मंथ्स या फिर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, उसमें पीछे ऐड कर दिया जाएगा। यही बात यहां पर आपको लिख के दी हुई है, आप रीड करेंगे, आपको कुछ भी इसमें और नया नहीं मिलेगा, सिर्फ एक अपडेट है आपके लिए। एंड देन हमारा जीएसटी का लास्ट अपडेट आ जाता है, अपील एंड रिवीजन का अपडेट। अपडेट तो छोटा सा ही है पर अपडेट है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री डिपॉजिट के जो आप केसेस पढ़ते हैं वो एग्जाम में बड़ा हेवीली पूछा जाता है कि आप जब एपेलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं तब आप कितना प्री डिपॉजिट करेंगे मैंडेटरली, जब आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तब आप कितना प्री डिपॉजिट करेंगे मैंडेटरली। ये आपने पढ़ना होता है। आपने जो प्री डिपॉजिट्स की अमाउंट पढ़ी है वो चेंज कर दी गई है, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। तो आपने क्या पढ़ा था और क्या हो गई, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहले एपेलेट अथॉरिटी लेवल पे जा रहे हैं, पहली एपेलेट अथॉरिटी। प्री डिपॉजिट करना तो आप ही को होता है ना, डिपार्टमेंट अपील या रिवीजन में तो होता ही नहीं है। तो जब आप अपील कर रहे हैं तब उस टाइम पे आपने पढ़ा होता है कि सर जितना टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी वगैरह आपने एग्री कर लिया वो तो सारा भर दो, और जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं, जितना सिर्फ टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% भर दो, बट दैट 10% विल बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़। 25 करोड़ का कैप है ओनली फॉर दिस पार्ट। फुल वाला जो है वो तो पूरा ही भरना है, खाली जो 10% वाली बात है उसमें मैक्सिमम का कैप होता है 25 करोड़। अगर आईजीएसटी है तो 50 करोड़। ये बात पढ़ी आपने। हालांकि सेक्शन 129 है जिसमें खाली पीनल ऑर्डर होता है, तो हमने बोला होता है 25%, क्योंकि वहां टैक्स तो है ही नहीं ना, तो 25% ऑफ पीनल जो भी पेनल्टी लग रही है आपकी 129 के अंदर, जब आपके वो गुड्स और कन्वेंस या डॉक्यूमेंट्स सीज और डिटेन किए जाते हैं, तब उस टाइम पे हमने पढ़ा होता है आप अपील करोगे तो प्री डिपॉजिट करनी है 25% ऑफ द पेनल्टी पेएबल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होता है। अपडेट क्या किया गया इसमें, 25 करोड़ को 20 करोड़ कर दिया गया। दैट्स इट, 25 करोड़ को 20 करोड़ कर दिया गया है। यानी वो जो आप 10% पढ़ते थे वो अभी 10% ही है, लेकिन 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़। और अगर आईजीएसटी हुआ तो 40 करोड़। नेचुरली ये तो सीजीएसटी का 20 करोड़ बोल रहे हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का 40 करोड़ बोल रहे हैं, आईजीएसटी का 40 करोड़ आप बोल रहे हैं। इस तरह से इसे 20 करोड़ कर दिया है तो रिलैक्स कर दिया थोड़ा सा आपके लिए। तो यही चीज यहां पर लिख के दी है, यू हैव रिड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट फॉर 25 टू 20। ऑटोमेटिकली आईजीएसटी में 50 करोड़ का 40 करोड़ हो गया। ये एक पहला अपडेट हमारा हो गया। फिर 107 के अंदर ही आपके कुछ और एक अपडेट किया गया कि जो 74 लिखा था उसको 74A ऐड कर दिया। तो उसमें कुछ नहीं है, खाली ये बोला ना कि भाई 73, 74 के ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती थी, तो अब इन्होंने क्या बोल दिया कि 74A के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो। तो वो तो कोई अपडेट ही नहीं है, तो सिर्फ आपको देने के लिए दिया। अब चलते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल पे, 80 पे, सेक्शन 112 में। तो यहां दो अपडेट है, एक तो प्री डिपॉजिट के रिलेटेड है और एक अपील की टाइम लिमिट के रिलेटेड है।
जब एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो अगेन आप दो टाइम लिमिट्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कि जो अग्रीड पर्सन है एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, और दूसरा आप पढ़ते हैं कि डिपार्टमेंटल अपील की जाएगी, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एपेलेट ऑर्डर बाय द एपेलेट अथॉरिटी, जो भी कमिश्नर अपील्स या जॉइंट कमिश्नर अपील रहा होगा। और अगर आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 6 मंथ्स का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जब डिपार्टमेंट अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा ऑन हिज ओन मोशन या रिक्वेस्ट फ्रॉम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का कमिश्नर कि कुछ गड़बड़ है, इट इज प्री जुडिशियल, तो उस केस में वो जाएगा ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर। तो सर अब यहां एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल अभी तक आई कहां है, बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट कहां हुए हैं, प्रोसीजर्स आ गए हैं थियोरेटिकली, बट वो हुआ कहां है। तो देयर बाय ये जो 3 महीने के अंदर अंदर अपील करनी है या 6 महीने के अंदर अंदर अपील करनी है एज द केस में भी, इसका तो टाइम लिमिट ही निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, तो हम अपील कहां करेंगे। तो देयर बाय इन्होंने अब लॉ में क्या बोल दिया कि वो जो आपका 3 महीने है, वो जो एक डेट आपकी आई जहां से आपको अपील करनी थी वो, या हम आगे जाके जिस दिन बेंच बनाएंगे उस दिन एक डेट नोटिफाई करेंगे, वो इन दोनों में से जो विच एवर इज लेटर होगी वहां से 3 महीने या 6 महीने का हम आपको समय देंगे। रीड कर लेता हूं आपके लिए। 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड, अग्रीड पर्सन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 107, 108 का जो भी आपका ऑर्डर आया हुआ होता है, एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 108, जो भी रिविजनरी ऑर्डर आया था जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, within 3 months from the date on which the order sought to be appealed is communicated or the date as may be notified by the government whichever is later। ये अपडेट हो गया। तो पहले खाली 3 months from the date of communication बोलते थे, अब आप बोलोगे 3 months from the date of communication और 3 months from the notified date by the government on recommendation of council, दोनों में से whichever is later। तो सर लेटर वाली वो नोटिफाइड डेट ही गिरने वाली है नेचुरली, वही आपको रिमार्क्स में यहां लिख के दिया है। ऐसे ही डिपार्टमेंटल अपील के लिए भी सेम बात, डिपार्टमेंटल अपील में आप पढ़ते थे 6 months from the date on which the order has been passed, अब उसकी जगह क्या कर दिया गया है, विद इन 6 months from the date on which the order has been passed or a date as may be notified whichever is later। वही बात, सिर्फ 3 months में भी वही कर दिया और 6 months में भी वही कर दिया, और कोई बात नहीं किया यहां पर, वैसे का वैसे ही है सारा डिस्कशन। फिर उसके बाद आपका प्री डिपॉजिट रिलेटेड क्या अपडेट है, व्हाट इज प्री डिपॉजिट रिलेटेड अपडेट। ये जो प्री डिपॉजिट रिलेटेड अपडेट है ये बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा क्या होता है सर एपेलेट ट्रिब्यूनल में प्री डिपॉजिट के लिए कि 20% करना पड़ता है ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़। पढ़ा होता है आपने, 20% ऑफ द रिमेनिंग टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़। सर जो आपने पहले से किया था ए को वो तो किया ही है, और जो अब आप नया एडमिट कर रहे हो वो भी पूरा करोगे, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आप एडमिट करोगे। बट जो अभी भी आप एडमिट नहीं कर रहे और उसे ग्राउंड ऑफ अपील बना रहे हो 80 में जाते वक्त, उसके लिए आपको बोला जाता है कि 20% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 करोड़। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब ए और 80 को यूनिफाई कर दिया है, ए और 80 को यूनिफाई कर दिया है। मतलब समझो न्यू प्रोविजन क्या है, 20% को 10% कर दिया और 50 करोड़ को 20 करोड़ कर दिया। आपकी लाइफ इजी कर दी, दोनों में सेम कर दिया। यहां भी 20% हटा के 10% कर दिया और 50 करोड़ हटा के 20 करोड़ कर दिया। ऑफकोर्स आईजीएसटी है तो 40 करोड़, वो तो नेचुरली आपका वैसे का वैसे ही रहने वाला है। यानी याद रखना कितना इजी हो गया, ए में जाओ तो भी 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़, 80 में जाओ तो भी 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़, वैसे का वैसे ही कर दिया। ऑफकोर्स इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी पेड टू ए एंड जो आपने नया एडमिट किया होगा उसका तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो तो सारा ही देना है। ये तो जो रिमेनिंग टैक्स इन डिस्प्यूट है उसी का 10% करना होता है। मतलब फंडामेंटली थोड़ी आपके क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, फंडामेंटली तो जो आप जानते थे वही है, खाली जो आपका परसेंटेज है वो आपको अपडेट कर दिया गया है यहां पर। और फिर लिख दिया गया ये जितने भी अपडेट हुए वो नेचुरली सेक्शन 20 आईजीएसटी एक्ट के अंदर कहता है कि वैसे ही अपडेट कर देना, यानी हर जगह सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40 करोड़ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां 20 करोड़ है तो वहां 40 करोड़ हो गया आपका नेचुरली। ये आपका एक अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा एक छोटा सा अपडेट और है, इतना मटेरियल नहीं है बट हाँ ऑफकोर्स अपडेट है तो हमें उसे कवर कर लेना चाहिए। हमने पढ़ा होता है कि सर जब आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं अग्रीव्ड पर्सन तो 3 महीने का आपके पास समय होता है, पर 3 महीने में ना जा पाए तो 3 महीने का और कॉन्डोनेशन मिल जाता है। ऐसे ही अगर आपने अपील की और सामने वाली पार्टी इस बात से खुश नहीं है तो आपकी अपील करने के बाद उसे 45 डेज का समय मिलता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का, जिसे अगर वो 45 डेज में नहीं कर पाया तो और 45 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है। बट जो डिपार्टमेंटल अपील है ना, उसको लेके अभी तक खाली इतना लिखा हुआ था कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर
अपील करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट को अपने ही ऑर्डर के खिलाफ अगर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करके एपेलेट ट्रिब्यूनल में आना है कि वो ए के ऑर्डर से या रिविजनरी अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आना होगा। कॉन्डोनेशन की कोई बात नहीं थी, अब इन्होंने वहां भी कॉन्डोनेशन अलाउ कर दिया है। इन्होंने ऐसा कह दिया कि 6 महीने में अगर डिपार्टमेंट नहीं भी आया तो भी वहां से 3 महीने का हम कॉन्डोनेशन दे देंगे, यानी वहां 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ हो गया। तो अभी तक आप एक अग्रीड पर्सन के लिए क्या भरते थे? अग्रीड पर्सन के लिए जो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा रहा है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए क्या भरते थे? 45 डेज प्लस 45 डेज का मैक्सिमम कॉन्डोनेशन, ये कॉन्डोनेशन वाला पीरियड है। और डिपार्टमेंटल अपील जो हो रही है, ये सब एपेलेट ट्रिब्यूनल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए खाली 6 मंथ्स लिखा होता था, उसमें भी अब प्लस 3 मंथ अलाउ कर दिया गया है। 3 मंथ का कॉन्डोनेशन अलाउ कर दिया गया। ये छोटी सी बात ऐड कर दी गई है डिपार्टमेंटल अपील के लिए। आप रीड कर सकते हैं, द एपेलेट ट्रिब्यूनल में एडमिट विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और परमिट फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 45 डेज आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड विच सैटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज। अब लिख दिया है द एपेलेट ट्रिब्यूनल में एडमिट एंड अपील विद इन 3 मंथ्स, वो तो है ही, और परमिट द फाइलिंग ऑफ अपील विद इन 3 मंथ्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 किसका होता है? डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंटल अपील में भी अलाउ कर दिया 3 महीने, और पहले से अग्रीड पर्सन में तो अलाउ था ही 3 महीने, वहां तो 3+3 था, यहां 6+3 हो गया। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस रिजेक्शन में तो अभी भी 45 डेज का एक्सटेंशन है, इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज। डन। ये हमारे सारे अपील एंड रिवीजन के अपडेट हो गए। यहां आपको समरी बना के अगेन हमने प्रोवाइड की हुई है इजी, कि 25 करोड़ के कैप की जगह वो 20 करोड़ के कैप पे अटक जाएगा। जो 25% था वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। SCN की रिक्वायरमेंट में 74A ऐड कर दिया गया 73, 74 के अलावा। और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर है उसके अंदर 3 मंथ्स फ्रॉम ऑर्डर डेट और गवर्नमेंट नोटिफाइड डेट विच एवर इज लेटर से गिना जाएगा। ऐसे ही 6 मंथ्स जो गिना जाएगा वो ऑर्डर डेट और नोटिफाइड डेट विच एवर इज लेटर से गिना जाएगा। एंड डिपार्टमेंट के लिए 3 मंथ्स का कॉन्डोनेशन अलाउ कर दिया गया कि अगर 6 महीने की डेडलाइन मिस हो गई तो और 3 महीने डिपार्टमेंट को मिल जाएंगे। क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए तो 45 डेज ही है। एंड प्री डिपॉजिट में वो 50 करोड़ की जगह कैप 20 करोड़ पे रोक दिया, अज्यूमिंग हम CGST की बात कर रहे हैं, एंड 20% की जगह 10% कर दिया गया। ये आपके प्रोविजंस यहां सिंप्लीफाई करके प्रोवाइड किए हुए हैं। सेक्शन 20 के अंदर वही चीज डबल बता के दी हुई है आपको। डन। ये हमारे अपील्स एंड रिवीजन कंप्लीट होता है। और सर अपील और रिवीजन ही कंप्लीट नहीं होता है, हमारे सारे GST के अपडेट्स भी यहां कवर हो जाते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के डिस्कशन में। दैट इज अवर डिस्कशन ऑफ कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहां कोई खास बड़ा अपडेट नहीं है। कस्टम्स में जो हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट्स 2022 रीड करते हैं, उसके अंदर रूल्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है जिसे हमें डिस्कस करना है। एंड दूसरा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक एडिशन किया गया है, उस एडिशन को हमें कवर करना है। तो एक एक करके इन दोनों डिस्कशंस को हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सर कस्टम्स के अंदर जो हमारा अपडेट है विथ रिगार्ड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कंसेशनल रेट्स, उसे कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेते हैं। आपने एक रूल पढ़ा होता है IGCR रूल 2022, कुछ 10 रूल्स आपने कवर किए होते हैं। इनफैक्ट अगर आपने ये नहीं कवर किया तो ये पूरा डिटेल में डिस्कशन हमने पहले से अपने चैनल में डाला हुआ है। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया हुआ है। इन रूल्स में कुछ जगहों पे चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं कि एक मेजर मिसिंग था इन रूल्स के अंदर, द डेफिनेशन ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर को डिफाइन नहीं किया हुआ था। जैसे कि जब हम GST लॉ पढ़ते हैं तो 2 क्लॉज 92 क्वार्टर डिफाइन करता है क्लियरली और कहता है कि अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर है। ये क्लियरली डिफाइंड है GST लॉ में। ऐसा नहीं कोई भी 3 महीने उठा लो कि फरवरी मार्च अप्रैल को एक क्वार्टर मान लिया। इट इज क्लियरली डिफाइंड कि ये कैलेंडर मंथ्स ही जो हमने क्लियरली बताए हैं वही क्वार्टर है। लेकिन इन रूल्स में कहीं पर भी क्वार्टर डिफाइंड नहीं था, एंड देयर बाय कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते वक्त कंफ्यूजन होता था कि उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, अपनी मर्जी से क्वार्टर्स लिए जाएं या डिफाइंड क्वार्टर्स लिए जाएं। तो अब लॉ में वही डेफिनेशन डाल दी जो GST में थी, यानी GST वाली डेफिनेशन ही है, एनी 3 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स ending on the last day of March, June, September or December of a calendar year, यानी this is now same as GST।
कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, आपको ये बात पहले से पता थी और वैसे भी हम यही फॉलो भी करते थे। भले लॉ में क्लैरिटी नहीं थी बट अब लॉ में क्लैरिटी भी दे दी गई। तो यहां जो हम एक कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अलग, सेकंड फाइनेंशियल ईयर का अलग, 4%, 3%, 3% वाला, वो अब क्लियर हो गया कि कौन से क्वार्टर्स आपको कंसीडर करने रहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही पर्पस नहीं था इसे क्लियर करने का। यहां इन रूल्स के अंदर आप एक बात पढ़ते थे कि इंपोर्टर को कई सारे स्टेटमेंट्स फाइल करने होते थे, वो सारे स्टेटमेंट्स में लिखा था मंथली होगा, अब हर जगह क्वार्टरली कर दिया गया है, यानी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि जहां जहां मंथली था वहां वहां क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दो। तो हम क्विकली वो सारे रूल्स में देख लेते हैं कहां अपडेट हुआ। जैसे रूल 6 के अंदर हम पढ़ते हैं कि आपको ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इंपोर्टर को। इसके रिलेटेड हमें क्या अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया कि अब जो आपको ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट सबमिट करना होता था कि आपने ये डिटेल्स मेंटेन की है, वो पहले लिखा होता था अगले महीने की 10 तारीख, अब उसे कर दिया गया है क्वार्टर के अगले महीने की 10 तारीख, जिसमें क्वार्टर डिफाइंड है अब, यानी कि अप्रैल में जून की डिटेल्स प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको 10 जुलाई तक देनी पड़ेगी, जुलाई अगस्त सितंबर की 10 अक्टूबर तक देनी पड़ेगी। तो रूल 6 में ये अपडेट कर दिया गया। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर जो आपका होगा उसमें आपको फाइलिंग करनी रहेगी। ऐसे ही रूल 7 के अंदर कहा था कि जो भी जॉब वर्क पे भेजा ड्यूरिंग द मंथ उसका भी स्टेटमेंट मंथली फाइल करना होगा, उसकी जगह उसे भी क्वार्टरली कर लिया गया है। यानी 3 महीनों में जो भी आपने जॉब वर्क पे सामान भेजा होगा उसका आप एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर रहे होंगे। बाकी सारी बातें रूल 7 में वैसी की वैसी ही है, वहां और कोई अपडेट नहीं किया गया। ऐसे ही रूल 8 के अंदर कहते थे कि जब यूनिट ट्रांसफर किया गया होगा तो मंथली स्टेटमेंट उसका आपको फाइल करना होगा, उसकी जगह वहां भी क्वार्टरली स्टेटमेंट आपका कर दिया गया है। रूल नंबर 9 के अंदर भी कहते थे कि जब एंड यूजर को सप्लाई किए गए होंगे गुड्स तो आपको मंथ में जितना सप्लाई किया गया वो मंथली स्टेटमेंट में फाइल करना होगा, उसकी जगह वहां भी क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया जाएगा। एंड देन रूल नंबर 10 में जो चीजें आपकी अनयूटिलाइज रह गई, जिन पे आपने नोटिफिकेशन का बेनिफिट लिया था, कंसेशनल रेट का, बेसिक कस्टम ड्यूटी का, जो अनयूटिलाइज रह गई या डिफेक्टिव हो गए, उनको क्लियर करने की आपको एक टाइम पीरियड और एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ था। उसके अंदर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट किया है। यहां आप पढ़ते थे 6 मंथ्स, उसे हटा के 1 ईयर कर दिया गया है। तो अगर इसे डिटेल में कवर करें तो द इंपोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ अ नोटिफिकेशन shall use the goods imported in accordance with the conditions mentioned in the concerned notification within the period, and with respect to unutilized or defective goods so imported, the importer shall have an option to either re-export or clear the same for home consumption within the said period। तो नोटिफिकेशन में जो कंडीशंस दिए उसके तहत आपने वो जो गुड्स के ऊपर कंसेशनल रेट का बेनिफिट लिया उसे या तो आप री एक्सपोर्ट कर दें या उसे होम कंजम्पशन में गिवन पीरियड के अंदर यूज कर लें, जिसमें वो पीरियड नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होगा। लेकिन अगर पीरियड नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड नहीं है तो कितने समय में यूज करना है? तो ऐसा लिखा था 6 महीने में करना है, जिसे 3 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है। अब उस 6 महीने को हटा के 1 साल रिलैक्स कर दिया गया है, यानी कि 1 ईयर प्लस 3 महीने का एक्सटेंशन के अंदर अंदर आपको उसे री एक्सपोर्ट करना होगा या उसे यूज करना पड़ेगा फॉर होम कंजम्पशन। तो देखो, within 1 year from the date of import where the time period is not specified, if it is specified तो वही टाइम पीरियड होगा, अदरवाइज 6 महीने की जगह 1 साल पढ़ा जाएगा, जिस 1 साल को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months अगर सफिशिएंट रीजंस आपने प्रोवाइड किए हैं तो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा 1 ईयर के अंदर। पहले इसे हम 6 months रीड किया करते थे। ऐसे ही आपको इसके लिए जो स्टेटमेंट फाइल करना था वो लिखा था कि मंथली करना है, उसकी जगह क्वार्टरली कर दिया गया है। बाकी और कोई अपडेट नहीं है, सब जगह मंथली की जगह सिर्फ क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया गया। ये जो कंटेंट होता है ये आपको ध्यान है, हमने इस पे क्लास में भी क्वेश्चन किया होता है और ये बड़ा रेगुलरली एग्जाम्स में आता है कि जो कैपिटल गुड्स आपने क्लियर किए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोटिफिकेशन कंसेशनल रेट पे, अगेन उसकी एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल के जब आप उसे वापस निकाल रहे होंगे तो डिफरेंस ऑफ द ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको कहते हैं फर्स्ट ईयर के जितने क्वार्टर हैं, यानी जो आपके 4 क्वार्टर्स हैं उस पे 4% होगा, सेकेंड और थर्ड ईयर में 3% होगा, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 2.5% होगा एंड सिक्स्थ ईयर से 2% होगा। तो जब आप ये निकालते हो तो आपको कहा जाता था कि उस महीने से गिनो
जो ऐसे क्वार्टर में फॉल करता है जिस दिन आपने पुट टू यूज किया, से लेके उस दिन तक जब आपने उसे क्लियर किया फॉर री एक्सपोर्ट या फॉर होम कंजम्पशन व्हाटएवर। तो उस केस में हम यहां पढ़ते थे फ्रॉम द डेट व्हेन द कैपिटल गुड्स हैव कंपोर्टेड हैव कम इनटू यूज। तो इस तरीके से वो जो यूज से गिना जाता था वो अब क्लियर हो जाएगा कि पुट टू यूज आपको अप्रैल में जून में कभी भी हुआ तो उसे एक क्वार्टर मान लेना है, जनवरी फरवरी मार्च में कभी भी हुआ तो उसे एक क्वार्टर मान लेना है। तो पहले कंफ्यूजन होता था कि जिस महीने पुट टू यूज हुआ वहां से एक फ्रेश क्वार्टर गिन ले क्या, क्योंकि क्वार्टर तो डिफाइन था नहीं। हालांकि हम करते यही थे, जीएसटी वाला ही फॉलो करते थे, लेकिन अब क्लियर हो गया कि आपको जीएसटी वाले क्वार्टर्स ही फॉलो करने रहेंगे और क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना रहेगा। डन। ये आपके आईजीसीआर के सारे अपडेट्स यहां समराइज करके दिए हुए हैं, आप सिर्फ उसे रीड करना चाहें तो आराम से रीड कर सकते हैं। बाकी हमने सारी बातें कवर कर ली है, यहां आपको लिख के दिया है कि ये सब अपडेट्स हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट करो एंड देन विद इन 1 ईयर एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ्स होगा, सब जगह क्वार्टरली कर दिया जाएगा। कस्टम्स में और कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ यही हमारा एक अपडेट आया है। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे। सर एफटीपी में क्या अपडेट है? सर ये नाम का एडिशन है, वो वाली बात है ना कि एडिशन है तो पढ़ना पड़ेगा, ये वैसा एडिशन है। बाकी अदरवाइज ये कोई रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, बट बिकॉज एडिशन है हम थोड़ा केयरफुली सुन लेते हैं। क्या लिखा है? ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड with an option available to central government for consultation with relevant stakeholders to seek their views। जैसे सरकार जब भी कोई भी तरीके के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज लाती है या कोई अपडेट लाती है या नई एफटीपी बनाती है, तो उस वक्त जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको भी उससे इंपैक्ट होगा उनसे कंसल्ट करती है, उनका ओपिनियन लेती है, उनकी राय लेती है। एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म ऑन बेस्ट एंडेवर बेसिस टू इन्फॉर्म रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द व्यूज कंसर्निंग द फॉर्मुलेशन और अमेंडमेंट ऑफ एफटीपी। अब जैसे कि उन्होंने किसी से राय ली कि इससे आपको अफेक्ट होगा, आप अपनी राय बताएं हमें क्या करना चाहिए, और उनकी राय सुनने के बाद एफटीपी बनाते वक्त उसे कंसीडर नहीं किया गया, तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उनको रीजंस दें कि आपके व्यूज को क्यों कंसीडर नहीं किया गया, आपके सजेशंस को क्यों नहीं लिया गया। इस तरीके से दो बातें एंड ऑल्सो करके दो बातें ऐड की गई है एफटीपी के अंदर, जब वो किसी स्टेक होल्डर से कंसल्ट करेंगे, या दूसरा जब वो कंसल्ट करने के बाद उनके ओपिनियंस को एफटीपी में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पैरा 1.07a और पैरा 1.07b ऐड किया गया है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला, कंसल्टेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोर्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एफटीपी, हर साल अमेंड होता है एफटीपी और आता 5 साल में है। 2023 से 2028 वाला एफटीपी चल रहा है अभी। And when it seems reasonable to do so, may seek views, suggestion, comment, feedback from relevant stakeholder, including importer, exporter, industry experts with regard to formulation, incorporation of specific provision or amendments to the extent possible. 30 days time period may be provided to such relevant stakeholders for submission of their views. जब भी सरकार एफटीपी बना रही होगी या उसमें कोई अपडेट ला रही होगी, तो वो किसी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या जिनको भी वो सजेशंस मांगना चाहे उनसे मांग सकती है, कि वो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होंगे, और जब मांगा गया उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना होगा। However, the central government reserves the right to suo motu formulate, amend और incorporate without seeking views suggestion from the stakeholder। Just because FT में बोला है कि हम स्टेक होल्डर से पूछेंगे, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हम पूछेंगे ही, हमें लगा तो हम पूछेंगे, नहीं लगा तो नहीं पूछेंगे। यानी गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एफटीपी रिलेटेड जो भी ला रही है उसके लिए सजेशंस मांगना चाहती है या फिर नहीं। इफ द व्यूज कमेंट्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अगर उन्होंने सजेशन मांगा और उसे इंक्लूड नहीं किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड इफ रीजनेबल टू डू सो प्रोवाइड टू द रेलेवेंट स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग दीज पीपल रीजंस फॉर नॉट कंसिडरिंग देयर व्यूज व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर हमने आपसे सजेशन मांगा और सजेशन मांगने के बाद हमने उसे इंक्लूड नहीं किया या उसे इग्नोर कर दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रीजंस दे दें। जरूरी नहीं है देंगे, नहीं किया तो नहीं किया, हमारी मर्जी। हमें अगर सही लगा तो हम एफर्ट मारेंगे आपको रीजन देने के लिए कि क्यों आपकी बात कंसीडर नहीं की गई, क्यों आपका सजेशन या फीडबैक कंसीडर नहीं किया गया। However, the government is not obliged or mandated to disclose reason for not incorporating that has the potential or will adversely affect trade relation with any foreign country। अगर सरकार को लगता है आपका सजेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे हमारे और यूएस के संबंध खराब हो सकते हैं, हमारे और यूएई के संबंध खराब हो सकते हैं, अगर ये बात बाहर पब्लिक में आ गई कि क्यों हमने आपका सजेशन नहीं लिया,
तो सरकार ऐसी सिचुएशन में आपको बताएगी भी नहीं कि क्यों आपका सजेशन कंसीडर नहीं किया गया। वुड एडवर्सली अफेक्ट द फूड, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, is in conflict with any government policies, strategic programs and would undermine the objective of such policy। तो किसी देश के साथ हमारी कोई पॉलिसी है, अगर उस पर कुछ इंपैक्ट हो रहा होगा आपके सजेशन की वजह से, इसीलिए हमने उसे नहीं लिया, तो हम उसका रीजन भी नहीं देंगे। एड्रेस मैटर्स unrelated to trade or serve narrow or specific interest to the detriment or contrary to the public interest। आपके सजेशन से जनरल बेनिफिट नहीं हो रहा होगा, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा होगा, शायद इसीलिए हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। would require disclosure of confidential और classified information, and इसीलिए हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। nothing shall confer any legal right to seek reasons for his views not being incorporated in FTP। किसी को ये कानूनन हक नहीं होगा कि वो सरकार को कोर्ट में ले जाए और ये कह सके कि हमें कारण बताओ कि हमारा सजेशन क्यों नहीं लिया गया। नहीं लिया तो नो लीगल राइट वुड बी कॉन्फर्ड ऑन एनी सच पर्सन फॉर नॉट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। उसी बात को क्लैरिफाई किया है। दैट्स इट। ये दो पैराग्राफ्स ऐड कर दिए गए जिसे हमने पीछे आपको सिंप्लीफाई करके दिया है विद एग्जांपल्स। आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसे रीड करना चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी बात इतनी है कि दो पैराग्राफ्स डाल के पहले पैराग्राफ में सरकार ने कहा कि हमें लगता होगा तो हम आपसे सजेशन लेंगे, नहीं लगता होगा तो नहीं लेंगे। सजेशन लेंगे तो 30 दिन का समय देंगे। अब हमने आपसे सजेशन लिया और सजेशन लेने के बाद उसे इंक्लूड नहीं किया, तो अगर सही लगा तो रीजन देंगे, अगर लगता होगा कि रीजन देना सही नहीं है क्योंकि इससे हमारे फॉरेन रिलेशंस खराब होंगे, भारत की नेशनल फूड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी, हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स या लॉन्ग टर्म गोल्स इंपैक्ट होंगे, या वो किसी नैरो पर्सनल इंटरेस्ट के रिलेटेड है, ब्रॉडर इंटरेस्ट के लिए नहीं है, या उससे हमें कोई क्लासिफाइड या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम रीजंस नहीं देंगे। और अगर हमने रीजंस नहीं दिया कि क्यों आपका व्यू इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो आपको कोई कानूनन हक नहीं है कि हमें कोर्ट में ले जा सके सरकार को और पूछ सके कि क्यों मेरा सजेशन नहीं लिया। सर हमने सजेशन लिया था, हमें अच्छा नहीं लगा, इनमें से कोई कारण था एंड इसीलिए हमने आपका सजेशन रिजेक्ट कर दिया। इसे यहां आपको समराइज करके प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे कस्टम्स और एफटीपी के अपडेट्स हो जाते हैं, और सिर्फ कस्टम्स और एफटीपी के ही नहीं, हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। किसी भी तरह की क्वेरी है, डाउट है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसे एज अर्ली एज पॉसिबल केटर करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट के महीने एग्जाम्स के बड़े जरूरी होते हैं। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी रखते हुए मेहनत करते रहे, अपने प्रोसेसेस पे ध्यान दे, रिजल्ट पे फोकस ना करे, वो अपने आप आएगा अगर आपने प्रोसेसेस पे ध्यान दिया होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो जरूर हमें अप्रोच करें। फिर मिलेंगे ऐसे सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।